उड़ान तैयारी कल की, ये CNBC आवाज़ और UTI म्यूचुअल फंड एक पार्टनरशिप में लेकर आए हैं। इस इवेंट की बहुत रेलेवेंस है क्योंकि इस इवेंट का जो मेन पर्पस है वो एक सब्जेक्ट पर है, वर्किंग ब्लाइंडली वर्सेस थिंकिंग स्ट्रैटेजिकली। यानी आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत हो या आपकी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत हो, आपको हर डायरेक्शन में जाकर काम करके कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि स्ट्रैटेजिकली सोचना है और आगे बढ़ना है। पहले सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसीलिए जो हमारे अगले सेशन की चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट पॉलिसी और नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक खास चर्चा होगी कि कैसे पॉलिसी और गवर्नेंस भारत के विकास के अगले चरण को शक्ति दे रहे हैं। और इसीलिए मैं अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय को वेलकम करना चाहती हूँ स्टेज पर, और उनके साथ मिस्टर अजिताभ शर्मा को, जो कि IAS हैं, प्रमुख सचिव हैं ऊर्जा विभाग के राजस्थान सरकार से। और आगे बढ़ेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ज़ोरदार तालियां हमारे दोनों ही स्पीकर्स के लिए। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए। यहाँ पे इनमें से कई सारे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते होंगे, तो मन में कई सारे सवाल उठते हैं, इसमें करोगे तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस है, यहाँ करोगे तो ये चुनौती है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब आप एक सरकारी अधिकारी के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो कई सारे लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन वहाँ भी अपनी सोच को लागू कर पाना कितना मुश्किल रहता है। Almost 3 decades in IAS, so I have worked and I have seen ins and outs. सिस्टम कैसे काम करता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पब्लिक का क्या फीडबैक सिस्टम है, पब्लिक क्या सोचती है सिविल सर्वेंट्स और गवर्नेंस के बारे में। तो उसमें तो बस एक ही बिंदु है कि कंस्ट्रेंट्स सब जगह हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी वर्क लाइफ में भी बहुत कंस्ट्रेंट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत हैं। आप उन कंस्ट्रेंट्स और ऑब्स्टिकल्स को कैसे समझते हैं और फिर आप कैसे उनका समाधान निकालते हैं। बट यस, इन गवर्नमेंट एक चीज़ ज़रूर है कि आपको एज ए टीम सबको, अपने ऊपर वालों को, नीचे वालों को साथ लेकर के यदि आप चलेंगे तभी आप कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उस सिनेरियो में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जैसा नहीं है कि आप एक बिज़नेस केस प्रेजेंट करिए और अगर मैनेजमेंट को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर्स को वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के एस्पेक्ट और बिजनेस ग्रोथ और फ्यूचर वैल्यू दिखती है तो डिसीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। बट गवर्नेंस में ये चीज़ें इतनी टेंजिबली विजिबल नहीं होती हैं। सर आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे यूथ हैं, चूँकि आप कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इंटरेक्ट भी करते हैं, आपने खुद राइजिंग राजस्थान जैसे इवेंट भी देखा आपने, तो उस यूथ को कैसे टैप किया जाए इस पूरे ग्रोथ स्टोरी में? यूथ का रोल निश्चित रूप से एक जनरेशनल एस्पेक्ट पे, बिकॉज आपके फ्यूचर चैलेंजेस चेंज हो रहे हैं, आपके करंट चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट हैं। फ्यूचर चैलेंजेस हैं बिजनेस के, इकोनॉमी के, नेशनल ग्रोथ के, हैप्पीनेस के, प्रॉस्पेरिटी के, वो सब रीडिफाइन होंगे। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स और वो यूथ उस चीज़ को थोड़ा सा फोर्स ही कर सकता है। जैसे AI इज़ एन एग्जाम्पल। जिन लोगों ने थोड़ा सा 3-4 साल पहले समझ लिया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी IT वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में, और उन्होंने अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लिया, तो वो आज बेटर कर रहे हैं। फ्यूचर चैलेंजेस हैं, उनको यूथ को थोड़ा समझने की कोशिश एक बार करनी चाहिए कि वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी। और एंड देन यस, आपको अपने पोटेंशियल को समझना पड़ेगा। हर आदमी एक नहीं होता है, आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, सो यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स, मैं कहाँ अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच सर हमारे जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हमारे पार्टनर UTI म्यूचुअल फंड के प्रेजेंटेशन की बारी है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर पंकज व्यास, UTI म्यूचुअल फंड के रीजनल सेल्स हेड। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि पढ़ाई वो चीज़ है, हम इसलिए हमारे ज़िंदगी के अमूल्य 20 साल देते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली हमको हेल्प करने वाली है। कहीं ना कहीं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने का काम है वो पढ़ाई के थ्रू ही होगा। कहीं ना कहीं सबके मन में एक ही बात होती है कि हम जो भी चीज़ करें, कहीं ना कहीं हम यहाँ तक पहुँच कर कुछ ऐसा फाइनेंशियल रिजर्वर हम क्रिएट कर पाएँ हमारे लिए, ताकि जब फ्यूचर में हमको इसकी ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक कैश फ्लोज जनरेट कर पाएँ रेगुलर बेसिस पे। और इसी को हम कहते हैं फायर, एंड फायर इज़ नथिंग बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। SIP इज़ द सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये कंसेप्ट होता है SIP का, एक प्री डिसाइडेड डेट को, एक प्री डिसाइडेड अमाउंट आपने पहले से जो स्कीम चूज़ कर रखी है उसमें आपको यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर डेट को।
नॉर्मली SIPs में वेल्थ क्रिएशन जो बात करते हैं हम, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में, उसमें हमें हेल्प करती है। ये 3 आज के गुरु मंत्र रहेंगे, बिगिन अर्ली, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और थर्ड जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा इन्फ्लेशन। जल्दी शुरुआत का मतलब होता है जब घर में बच्चे का जन्म होता है, तब से उसके नाम से आप निवेश की शुरुआत कीजिए, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट पावर ऑफ कंपाउंडिंग सबको पता है। हम सब की जो मेन फोकस रहता है वो रहता है आर पे, जबकि हम सब अच्छे से समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में टाइम सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि दोनों ही मैटर करते हैं, रेट प्लस टाइम। जो रिटर्न्स आएगा आपके हैं, कोई आपसे छीन नहीं सकता, और वेल्थ क्रिएट करेंगे। इंडिया ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करेंगे और अपनी वेल्थ बनाएंगे। इन्फ्लेशन, ट्रू इन्फ्लेशन इज़ इन आवर लाइफ स्टाइल। लोगों का सारा फोकस है कि मैं किस तरीके से सोसाइटी के सामने अमीर दिखूं, रादर देन मैं अमीर बनूं। अगर आप 100 रुपीज़ आपकी इनकम है तो 50% आपका खर्च होना चाहिए आपकी नेसेसिटीज़ पे, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पे। 20 रुपये बेशक आप अपनी लग्जरीज पे खर्च करिए, लेकिन इन सबसे पहले आप 30 रुपये जो आपके पास बचते हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए। तभी आप आज की बचत, कल की मुस्कान जो सपना है उसको साकार कर पाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी। और अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग है। किसी भी तरीके का सवाल आपके पास है, इनफैक्ट नहीं है तो प्रिपेयर कीजिए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल जर्नी रिलेटेड। वी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। तो बताइए कौन शुरू करेगा सबसे पहले? What are the factors you should consider while choosing to invest, like in equity, debts, or any hybrid model? See, I think the most important factor is risk profile. What is your risk profile? Like, for example, if you're a 25-year-old, the example which Pankaj gave, obviously being in equity makes sense because you have a very long time horizon. You will not need the money immediately. You will need the money after 20 years. You have the ability to withstand volatility. But if a retired person at 60, 65 is seeking to invest a lump sum, putting in equity may not be a very great idea because he would have liquidity needs. He cannot withstand volatility because he is depending on it. Obviously, you should think of a different asset profile for him, maybe a combination of hybrid or debt. But have the 60-70% of your portfolio based on your risk profile. The remaining 25-30% you move along with the valuation, which asset class looks attractive at that point of time. There are many other kinds of savings and investment like PPF, FD, insurance term plans and all. So like we should be fixed on one single SIP, or we should have different kinds of investment like those PPF, FD and term plans and all. Mutual fund gives you the best option because if you trace the longer term history, they have outperformed all other forms of investment, whether it is PPF, whether it is savings bank or any traditional investment. So you have to keep in mind that this is probably one of the better sources of investment if you look at the longer term track record and history. But having said that, I think keeping some money in PPF is also not a bad option because it is tax free. And even if tomorrow government makes it, I think in the past, whenever they have taxed something which was tax free, they have grandfathered it. In the sense, it is only taxed from a particular prospective date, not retrospective date. So to that extent, you are secured. So some little bit of money in PPF is also not a bad option because you are getting a tax-free return of 7.5%, which is very good if you are in a 20 to 30% tax bracket. So there are other options, but the interest rates or whatever yields you will get from those assets are on the lower side. So mutual funds gives you both the benefits. One is obviously you get a better returns, which is shown in the history. And second, you get liquidity. कोई भी एक अच्छा फंड लीजिए, उससे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए और ग्रेजुअली रिसर्च कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कीजिए। और पंकज जी ने एक लॉन्ग प्रेजेंटेशन में सिंपल भाषा में समझाया है कि कैसे आप छोटे से अमाउंट को एक बड़े कॉपस में तब्दील कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब जो अगले स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर, उनको किसी इंट्रोडक्शन की तो ज़रूरत नहीं है। कर्नल राठौर राजस्थान से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 2014 से 2019 के दौरान। और इंटरेस्टिंग ये है कि 2019 से 2023 के दौरान इन्होंने जयपुर रूरल को रिप्रेजेंट किया।
एक हिस्सा इनके जीवन का ऐसा है जिसे हम सभी सैल्यूट करेंगे, क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्मी को 26 साल इन्होंने सेवा की है। और इतना ही नहीं, खेल जगत में भी इन्होंने खूब नाम कमाया है, भारत का नाम रोशन किया है, फिर चाहे वो ओलंपिक्स हो एथेंस में 2004 में, या फिर 2002 से लेकर 2006 तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कंसिस्टेंटली बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं। तो एक जोरदार तालियां कर्नल राज्यवर्धन राठौर के लिए। सर, आपने दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व एथलीट के तौर पर किया, अब एक पॉलिसी मेकर के तौर पर पिछले कई सालों से कर रहे हैं। मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि इसमें कौन सा एस्पिरेशन था जो आपको बार बार गाइड करता रहा, प्रेरणा देता रहा कि नहीं ऐसा करना चाहिए, अब चलते हैं कुछ पॉलिसी मेकिंग के लिए करें। अब पॉलिसी मेकिंग में चूँकि मैं आपको पिछले कई सालों से जानता हूँ, हमेशा इस बात की आपको चिंता रहती है कि जो हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा लोगों को मिले। इसको चाहे फिलॉसफिकल मान लो या कुछ भी मानो, जीवन एक ही है, और इस एक ही जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन करता है कि कुछ ना कुछ तो करना है। सो बस यही एक तलब थी, एक पैशन था कि कुछ करना है, इस जीवन को कुछ अर्थ देना है, और उसी लिए एक के बाद एक कुछ ना कुछ चुनौती स्वीकार करते रहे। देयर आर सम पीपल हु लुक फॉर चैलेंजेस इन देयर लाइफ, सो अनफॉर्चुनेटली आई फॉल इनटू दैट कैटेगरी। मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं अक्सर अपना जीवन देखता हूँ तो उसमें बहुत कष्ट होता है, मैं अपने आप को कष्ट में झोंकता हूँ, और मैं कई बार अपने दोस्तों को देखता हूँ तो क्या मज़े में जी रहे होते हैं, बिल्कुल सरल मज़ेदार ज़िंदगी। तो जो अचीवर्स होते हैं उनका जीवन आसान नहीं होता, लेकिन उसमें अपना एक सेटिस्फैक्शन होता है। यूथ एक बहुत बड़ा डिविडेंड के तौर पर भारत में उभर कर सामने आया है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, कैसे एम्पावर करें, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा आपके लिए? सी अनडाउटेडली इस देश की ताकत युवाओं के अंदर है, और कई बरसों तक हमारा देश सबसे युवा राष्ट्र रहने वाला है, और इसी कारण से आप देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश होती है, सरकारों की भी, कंपनीज़ की भी, हर तरह से। हम हैकाथॉन्स करवाते हैं बार बार। हम हैकाथॉन्स में किसको बुलाते हैं? वी डोंट कॉल 40 years and above, वी आर कॉलिंग यंग पीपल हु आर टेक्नोलॉजिकली अलाइव एंड एक्टिव, अवेयर, और जो सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं समस्याओं का। हर समय युवाओं के आइडियाज़ और उनके कोलैबोरेशन या उनके कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इतना बड़ा युवा राष्ट्र, और आप सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, आप एक सांस में भी, एक समय में भी अगर एक स्वर निकालते हैं, एक सोच को आगे बढ़ाते हैं, वो सोच 15-20 साल से पहले तो कुछ नहीं हो सकता था, आज के समय में अगले 1 मिनट के अंदर पूरे देश में वायरल हो सकती है। सो आप एटीट्यूड बदलने की बात करते हैं। यूथ डोंट कम विद बैगेजेस। वो एटीट्यूड बदलना कहाँ से शुरू होगा? महात्मा गांधी वेरी राइटली सेड, बी द चेंज यू वांट टू बी। आपसे शुरू होगा वो चेंज। तो बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे समय निकालने के लिए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान अगले पैनल में मौजूद रहेंगे। गरिमा माथुर जो कि फाउंडर हैं क्यूरो माइंड्स, डॉक्टर नितिन सारस्वत नेचुरोपैथ हैं, लाइफ और मेंटल वेलबींग कोच हैं, फाउंडर भी हैं मोल्डिंग थॉट्स के, साथ ही प्रांजल जोशी जो कि मनोवैज्ञानिक हैं और मनोचिकित्सक भी हैं। तो मैं अपने इन तीनों ही पैनलिस्ट को स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम। सर, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। एक चीज़ है जो हमारे इस इवेंट की थीम भी है कि आंख बंद करके काम नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि स्ट्रैटेजिकली थिंक करना है और तब आगे बढ़ना है। और शायद वही हमारे इस डिस्कशन की थीम भी है, माइंड ओवर हसल। आप इसे कैसे सिंपल भाषा में हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? So the most important thing is, the biggest thing that you have in the life is your power to think. But the problem is, हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर टू थिंक है कि हम कब उस पावर टू थिंक से स्पेक्युलेटिव ओवर थिंकिंग में एंटर कर जाते हैं, यही हमको पता नहीं चलता। तो जो हसल है ना, हसल का प्रॉब्लम ये है, मे बी यू आर अ मंकी एंड यू आर ट्राइंग टू स्विम लाइक अ फिश एंड यू वर नेवर मेंट टू बी वन। अगर आप अपनी थॉट पावर को ठीक से इस्तेमाल करो तो आपको अपना नीश पहचानना आ जाएगा, और जब आपको अपना नीश पहचानना आ जाएगा, समटाइम्स हसल से ज़्यादा ज़रूरी होता है टू गिव अ पॉज, टू डिटॉक्स योर सेल्फ फ्रॉम द डोपामिन हिट जिसकी हमको इमीडिएट आदत पड़ गई है।
और एक कभी पढ़िएगा, एक चीज़ है कश्मीर शैविज़्म, उसमें एक बहुत प्यारी चीज़ है, उसे बोलते हैं शांत रस। जानते हैं शांत रस का मतलब क्या है? शांत रस का मतलब है, क्या आप थोड़ी देर बिना बोर हुए शांत होकर बैठ सकते हो? अगर आप ये करने लगो तो हसल विल बिकम अ फन। बिल्कुल। अच्छा गरिमा जी, जो अभी नितिन जी ने बात की, बिना मतलब यूजुअली हम लोग की अपब्रिंगिंग भी इस तरीके से हुई है कि अगर आप ज़्यादा चिल कर रहे हो, ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो आप एम्बिशियस नहीं हो, या आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो, आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस नहीं हो, जो कि आज की जनरेशन के लिए डेफिनेटली बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि एम्बिशियस उसके साथ साथ चिल करना, रिलैक्स करना, एंजॉय करना, दोनों चीज़ें साथ हो सकती हैं? एम्बिशन क्या होता है? इट्स अ पर्पस. इट गिव्स यू अ ड्राइविंग फोर्स टू अचीव समथिंग. दैट्स योर पैशन. यू लुक फॉरवर्ड फॉर समथिंग. एंड व्हाट इज चिलिंग? चिलिंग इज कॉन्ट्रोडिक्टरी. ठीक है, रिलैक्स करते हैं, ब्रेक लेते हैं, राइट? सो एम्बिशन इज़ अ फायर एंड चिल इज़ अ ब्रीज. अगर आपके डायरेक्शन, आपके फायर के डायरेक्शन में आपको ब्रीज मिलेगी तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे. अगर ब्रीज बहुत तेज़ हो गई, मतलब द कैपेसिटी, द इंटेंसिटी जिससे आप चिल कर रहे हैं या आप ब्रेक ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपकी फायर को क्या होगा? इफ़ द ब्रीज इज़ हाई, व्हाट विल हैपन टू फायर? बुझ जाएगी, कम हो जाएगी. दैट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस. एम्बिशियस होना ही होगा हमको इफ़ वी हैव टू अचीव समथिंग, बट टेकिंग ब्रेक्स, टेकिंग पॉज इन अ बैलेंस वे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ में बहुत स्ट्राइव कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, and then you feel tired, you feel fatigued. Then there are two approaches. One is यार छोड़ो यार, आज binge watch करते हैं, ठीक है? And second approach is let's take a break and I'll come back stronger. That's the difference of chilling in case of ambition. अच्छा प्रांजल, ये सभी MBA स्टूडेंट्स हैं, तो इनका एनवायरनमेंट आई एम श्योर काफ़ी हाई प्रेशर एनवायरनमेंट होता होगा. क्लासेस भी हैं, नेटवर्किंग भी है, जॉब भी हंट करनी है, साइड प्रोजेक्ट्स भी करने हैं. तो ऐसे में अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें, सेल्फ अवेयरनेस का कैसे ख्याल रखें, या फिर कैसे डील करें इस सिचुएशन से? I hope you all have heard about the power of your subconscious mind, that book. उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी बोली, आई थिंक आई हैव परसीव्ड इट दैट वे, दैट हमारा दिमाग ना खोखला है. वॉट एवर वी पुट इनसाइड इट, हम सिर्फ उसी तरीके से सोचते हैं. सो अगर मैंने सोचा कि मैं थक रही हूँ, मुझसे तो नहीं होगा, फेलियर ही तो हूँ, वर्थलेस फील करती हूँ, मेरी बॉडी एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, मेरा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाएगा और मैं उसी तरीके से मूव करूँगी. बट वंस अगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया दैट ओके, हमारा बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ों से डील करना है, वाई टू गो फॉर 100 on 100? हम स्मॉल प्रोपोर्शंस में भी तो काम कर सकते हैं. So I think it's about motivating yourself each and every day. What I have learned so far is counselors can guide you, teachers can guide you, we all can facilitate you, but I think you are on your own. At the end of the day, आप अपनी ही सुनोगे, आप अपने आप के हिसाब से ही चलोगे. So you have to decide आपके डे को किस proportions में करना है. I'm not saying आज MBA की, मतलब you all are MBA students, सो आज 6 घंटे मुझे पढ़ाई भी करनी है, 2 घंटे मुझे जिम भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. वाई? आई थिंक इसको स्मॉल प्रपोर्शंस में बांट सकते हैं कि 6 की जगह चलो आज 4 करती हूँ या करता हूँ, बट 4 मैं प्रॉपर करने वाला हूँ. सो आई थिंक दैट माइट हेल्प. वेल, थैंक यू नितिन जी और गरिमा जी और प्रांजल, आप तीनों का ही इस इंसाइटफुल सेशन के लिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. वेल, थैंक यू एवरीवन. और आगे अब हम अपने फाइनल सेशन की तरफ पहुंच गए हैं और इसी सेशन को मॉडरेट करने के लिए मैं लक्ष्मण रॉय को इनवाइट करना चाहती हूं स्टेज पर. और उनके साथ होंगी GE विश्वविद्यालय के जयपुर स्कूल ऑफ बिजनेस की डीन प्रोफेसर रेणु पारेख. और ज़ोरदार तालियां बजाइए इनके वेलकम करने के लिए. लक्ष्मण जी एंड रेणु जी प्लीज़. मैम, आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में. मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि बच्चे आके आपसे पूछते हैं कि मैम अब यहाँ से आगे निकलूँगा तो मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, फिर आप लोग किस तरह से बच्चों को मेंटर करती हैं? सबसे पहला मेरा बच्चों को ये बात है कि रियल वर्ल्ड ही दिस इज़ देयर वर्ल्ड. ये आपका खुद का ही वर्ल्ड है जो आपने खुद ने क्रिएट किया है, और अपने खुद के संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए आपको खुद को अपने आप को तैयार करना है. सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है बच्चों की? फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल मस्ती. सो हम उनको बिल्कुल मस्ती करने देते हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है. और सेकेंड सेमेस्टर तक आते आते या आगे जर्नी में मूव करते करते बच्चे इस
हर माइलस्टोन में कुछ अलग अलग बातें होती है, पर वाकई ये जो कॉमन क्वेश्चंस को यदि मैं बात करती हूँ जो, तो यही आता है कि आगे कॉरपोरेट लाइफ में कैसे जाएंगे, उसके चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे, एंड व्हाट वी नीड टू इवॉल्व आवरसेल्फ, हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। एंड अभी जो नया सवाल जो बच्चों का रहता है, इंडस्ट्री इतना जल्दी चेंज हो रहा है, उसको अडेप्ट कैसे किया जाए, उसको लेके इवॉल्व कैसे किया जाए। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो बच्चों के दिमाग में बड़ा कंसर्न है कि मतलब जिस चीज़ को हम सीख रहे होते हैं, जब उसको एनकैश करने की बारी आती है तो वो चीज़ कहीं पीछे छूट चुकी होती है, या तो सॉफ्टवेयर चेंज हो चुका होता है, स्किल चेंज हो चुकी होती है, रिक्वायरमेंट चेंज हो चुका होता है। ऐसे में बच्चे अपने आप को कैसे लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से तैयारी करें? इसका जवाब मैं आपने जो लोगो लिया है वहाँ उड़ान तैयारी कल की, उसी से लूँगी। लास्ट में मकसद भी यही है इसका। जी, रेजिलिएंट, रेडी एंड राइजिंग। यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। आपको अपने आप को अडेप्टेबल बनाना है, कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए। चेंजेस बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है जनरेशन की, दो सब लोग बोलते हैं कि जेन जी है, एक्स वाई जेड, पर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस जनरेशन, क्योंकि इनमें इतनी क्रिएटिविटी, इतना इनोवेशन, इतनी एनर्जी है, बस एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और उसी डायरेक्शन के लिए आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, आपके कोच, आपके पेरेंट्स, सब लोग अवेलेबल है। उनसे डिस्कस करिए, इंडस्ट्री के लोगों से बात करिए, इंडस्ट्री किस तरीके से मूव कर रही है, और चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता हमारे पास और कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन आपने बातें कही, और ऐसी बातें जो वाकई लोगों के पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करने लगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सभी का बहुत शुक्रिया। फिर चाहे वो GECRC यूनिवर्सिटी हो, हमारे पार्टनर UTI म्यूचुअल फंड हो, तमाम स्पीकर्स हों, या आप सभी स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया कि वो पूरे सेशन में अटेंटिव रहे और सारे सेशंस उन्होंने सुने। और इसी के साथ इस इवेंट में तो इतना ही, लेकिन आगे अगले उड़ान के अगले चैप्टर में फिर से हमारे व्यूअर्स के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।